हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का जो डिमांड था वो पूरा हो जाएगा ऑफ द चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एंड 16। लास्ट के 4 चैप्टर्स जो है इसमें से जो मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो सभी न्यूमेरिकल्स में लेकर आया हूं। कुल मिला के 8 से 9 10 न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फास्ट जाएंगे और लगभग कोशिश करेंगे कि यार 30 to 40 मिनट्स के अंदर इस पूरे न्यूमेरिकल्स को हम लोग कवर कर ले। तो आप लोग बस इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे लगा दो और पूरा वीडियो को ध्यान से देख लेना। वैसे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के भी न्यूमेरिकल्स के वीडियो मैंने अलग से बना रखे हैं इस चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो जाके। और साथ ही में कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सीरीज और कई सारे और वीडियोस एंड लाइव सेक्शंस मैंने लिए हुए हैं और हमारे टीचर्स ने लिए हुए हैं। तो आप जरूर से एक बार इस चैनल के अंदर वीडियो एंड लाइव सेक्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। आपके काम के बहुत सारे वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। एंड ऑल्सो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि हम आपके लिए कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं। चैनल छोटा है लेकिन यार जो सपने हैं और जो मेहनत है वो बहुत बड़ा है। तो आप लोग इसको जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जरूर से हम लोग के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ सके और आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके लिए हम इसी प्रकार मेहनत करते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं मैं लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 13 का पहला क्वेश्चन यहां पे आपके स्क्रीन के ऊपर रखना चाहूंगा, जो कि आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन आप पढ़ो। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चंस को रीड करना है। जितना आप क्वेश्चन को रीड करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए चीजें पूछी क्या। आप देखो, अ सीरीज एलसीआर सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। आपको सबसे पहले क्या लिख देना है, गिवन लिख देना है। हमेशा मैं बोलता हूं कि बच्चा गिवन लिखो। मार्क्स आपका गिवन से, अगर उसका एग्जामिनर का मूड अच्छा रहेगा तो कुछ ना कुछ आप गिवन फॉर्मूला लिख के आओगे तो हाफ मार्क्स तो वो दे देगा, जिससे आपके कुछ तो बेनिफिट होगा। तो गिवन आप लिखो, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है आर, दैट इज नथिंग बट 10 ओम। ठीक है, आपको रिएक्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, रिएक्टेंस आपका दिया हुआ है दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी, जो आपका दिया हुआ है रिएक्टेंस, जो कि है 7√2 ओहम दिया हुआ है। तो आपको पता ही है रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अगर हम माइनस करेंगे विद इन द इसमें, तो आपको 7√2 ओम जो है वो आपको वैल्यू दिया हुआ है। हमको पूछा है इंपीडेंस आपको निकालने पूरा है। ठीक है, तो इंपीडेंस आपको निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जिसको आपको जानते ही हो। तो इंपीडेंस जिसको हम लोग लिखते हैं जेड से। ठीक है, तो इंपीडेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है, यानी जेड का वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन मार्क, तो एक फॉर्मूला मैं जानता हूं दोस्तों, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है चैप्टर्स के अंदर। जब आप लेक्चर्स हमारे देखे होंगे तो आपको फॉर्मूला पता होगा, दैट इज इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस दिस रिएक्टेंस का स्क्वायर, यानी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे डायरेक्टली हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो क्या है, पहली बात तो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10, इसका स्क्वायर कर दो। एक्सएल माइनस एक्सी यानी रिएक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 7√2 डाल दो, इसका स्क्वायर कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर 2, 49 2 98 इधर आ जाएगा। 100 प्लस 98 इज इक्वल टू 198। तो 1 अंडर रूट ऑफ 198 आएगा। अब आपको जेड का वैल्यू निकालना है तो आप 198 का वैल्यू निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 198। तो मुझे लगता है 196 14 का स्क्वायर है तो समथिंग 14 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आंसर हमने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज 14.07। तो 14.07 और ऑब्वियसली इंपीडेंस है तो इसका यूनिट आएगा ओहम। तो Z इज इक्वल टू 14.07 ओहम। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के कैटेगरीज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो जरूर से इसको मेहनत करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, ध्यान देना। फास्ट जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ फटाफट सॉल्यूशन दे सकूं, ताकि इसको आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो। क्योंकि मुझे भी पता है टाइम कम है बच्चे, पिछले 3 दिन में भी हमने कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं और ये आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में जबरदस्त मेहनत कर लेना। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। आपको यहां पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन आपको लिखा हुआ है, तो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 ओम का, 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 100 मिली हेनरी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट हेनरी के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर पे 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करना पड़ेगा, तो ये हेनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 मतलब 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यानी 10⁻1 हेनरी हो गया। ये हो गया। आपको कैपेसिटर एंड कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस 20 वोल्ट का वोल्टेज दिया हुआ है। आपको 20 वोल्ट का वोल्टेज दिया है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, दैट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसी सप्लाई दिया हुआ है, करेक्ट। आपको क्या बोल रहा है, एट व्हाट कैपेसिटेंस विल द रेजोनेंस अकर्स। आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको यहां पे जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस जिसको हम लोग C बोलते हैं, ये इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो वी नो द फॉर्मूला, आप जानते हो दोस्तों कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि 1/4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हमारा जो इंडक्टेंस है।
तो अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूं तो चलो कैलकुलेट करेंगे कि क्या आ सकता है। तो c विल बी इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर यानी 3.14 का स्क्वायर। देखो थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं, अगेन मैं आपकी तरफ बार बार नहीं देखूंगा, मैं यहां पे सॉल्व करने में फोकस करूंगा क्योंकि जल्द से जल्द आपको मुझे सॉल्व करके देना है। तो f फ्रीक्वेंसी 50 का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस, कितना दिया हुआ इंडक्टेंस अगेन L 10⁻⁻1। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है दोस्तों आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, अगर आप देखोगे यहां पे तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं। आप लोग लॉग एंटी लॉग डायरेक्ट कैलकुलेशन जैसा आपको सही लगे करो, मेरे पास समय कम है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर हियर। तो सबसे पहले मैं देखो क्या करूंगा, ये 4 है, 4 को 3.14 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3.14 का स्क्वायर मतलब 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 किया 9.85 और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 39.43 आया। तो कितना आ रहा है मेरे पास, c इज इक्वल टू 1/39.43 आया। और उसके बाद 50 का स्क्वायर 5 5 25 यानी 2500 हो जाएगा, 2500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ठीक है, ये आपको यहां तक समझ में आ गया। अब c मेरा जो निकालना है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखोगे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 39.43 को भी 2500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2500, तो आपका आंसर आया यहां पे 1/98,596। और 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है 1/10। 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है 1/10 ना। तो अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं या फिर 10 को ऊपर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 10 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 10/98596। तो मैं डिवाइड करूं अगर, तो 10 को डिवाइड करना है मुझे 98596 से, तो आपका आंसर समथिंग 0.001 आ रहा है। ठीक है, ये आप एक बार चेकआउट कर लेना, हमारा जो आंसर है थोड़ा सा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कैपेसिटेंस जो है वो फैराड में आता है ना, तो ये आ जाएगा 0.0 क्या कर सकते हैं यहां पे हम लोग, देखो कुछ तो हमने गड़बड़ किया है क्या। देखो इस प्रकार से कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर एक्चुअली ये आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, 0.001 आ रहा है। देखो हमने कुछ कैंसल आउट या फिर कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स किए हैं क्या, वो भी एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग। ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं हम लोग, देख लो क्या गड़बड़ किया है। देखो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आपके मतलब लास्ट का जो आंसर आपका नहीं निकलता है तो आपके आधा 1 मार्क्स कटेंगे, लेकिन जहां तक यहां तक भी करोगे तो अभी आपके आंसर निकल सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार चेकआउट कर लेता हूं कि क्या गड़बड़ हुआ है हमारा। ठीक है ना, फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे बच्चा। ठीक है, 1/4 पाई स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय हमको करना है 4 के साथ। ठीक है, ये आ गया, मल्टीप्लाई करना है मुझे पाई का स्क्वायर 25 और 0 50 का स्क्वायर ना 2500 98596। ठीक है, ओके, फिर और क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 0.001 अपना आ रहा था, चलो तो ये अपना आ रहा है 10। ठीक है, 10 डिवाइड बाय, बच्चा इसको स्किप कर सकते हो आप लोग, आगे के क्वेश्चन में बढ़ सकते हो। 0.00030 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका 0.00101 ये आ रहा है। अब इसमें हम लोग जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हम लोग लगा सकते हैं, दैट इज हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग फैराड में आएगा। ठीक है, माइक्रो फैराड में करना है, इंटू 10⁻⁻6 आप कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ 101 के आसपास आएगा हमारा आंसर, 101 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा माइक्रो फैराड में। ठीक है, ये चेक कर लेना, हमारा आंसर डिफर कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई कि 101 पॉइंट मतलब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 101 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे 385 तो कुछ मिस्टेक्स है। मिस्टेक तो नहीं है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया, हमने बराबर किया, हो सकता है क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ हो या फिर जो भी है, लेकिन इस प्रकार से करोगे 2 में से आपको 1 या फिर 1.5 मार्क्स तो मिलना है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं, ज्यादा वेट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन ये आपके दैट इज 13 चैप्टर का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैराड एट ए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 2 चीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे आप गिवन लिख दो जो आपको पता है। तो आपको जो चीज पता है वो गिवन लिख दो, दैट इज आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है, दैट इज C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो 5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड कर लो। माइक्रोफैराड को मैंने ऑब्वियसली आपको पता ही है, कन्वर्ट करके तो 10⁻⁻6 में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 2 फ्रीक्वेंसी यहां पे दी हुई है। एक फ्रीक्वेंसी है F1 मान लेता हूं, फ्रीक्वेंसी पहला 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है आपको दी हुई है कितनी, ये देखो 20 किलो हर्ट्ज दी हुई है। तो 20 किलो हर्ट्ज को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा, 20 किलो हर्ट्ज को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका F2 का वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³
20 इंटू 10⁻³ हर्ज हो जाएगा। तो दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको क्या बोल रहा है कि इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो निकालना है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो आपको दिया हुआ था, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग को निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, कुछ फॉर्मूला हम जानते हैं जो हमने पहले से पढ़ रखा है दोस्तों। तो कुछ फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है दैट इज XC का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 पाई FC, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें हमारे पास F1 और F2 है, मतलब दो बार निकलेगा। तो एक हम निकालेंगे दैट इज हमारा निकालेंगे XC1 निकालेंगे, और दूसरा जो निकालूंगा यहां पे मैं क्या निकाल सकता हूं, एक XC1 निकाल सकता हूं, और यहां पे मैं एक पार्टीशन खींचता हूं, यहां पे हम निकालेंगे XC2। ठीक है, XC1 और XC2 निकालेंगे। तो XC1 के लिए क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 3.14 F1, यहां पे F1 हो जाएगा XC के लिए, और इसके लिए XC2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 पाई F2C हो जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो F1 मेरा क्या है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50 हर्ट्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस तो आपको दिया ही हुआ है, दैट इज 5 × 10⁻⁶ फैरेड। ठीक है, और यहां पे जो वैल्यू पुट ऑन करूंगा XC2 का, दैट इज 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय F2 का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी 2 का वैल्यू है 20 × 10⁻³ हर्ज, 20 × 10⁻³ हर्ज, और मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस जो आपको दिया हुआ है कितना दिया है 5 × 10⁻⁶। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को बस आपको डालना है और कैलकुलेट करना है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा दैट इज XC1। ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है, देखो ये नीचे है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। अगेन मैं कैलकुलेटर ले रहा हूं बच्चा, आप लोग अपने इसमें मल्टीप्लाई करो। और देखो अगर आपको लॉग एंटी लॉग यूज नहीं करना है तो आपके ऊपर है, लेकिन अगेन जो मल्टीप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से करना। देखो 2 × 3.14 करो पहले, 2 × 3.14 किया तो 6.28 आया, उसको 50 से मल्टीप्लाई करो, 314 आया, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 1570 आया। तो ये आया 1/1570, ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁶ हो गया ये। ठीक है ना, तो 1570, तो 1/1570 कर लो पहले, 1/1570 मैंने किया तो आया 0.0063। देखो क्या आया XC1 इज इक्वल टू 0.000636 इंटू 10⁻⁶ आया। अब इसको मैं ये कर दूं, अगर आपको इसमें रखना है, मतलब आपका आंसर क्या निकालना है, आपको ओम में निकालना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये 10⁻⁶ जो है इसको नहीं लिखना है आपको। तो यहां पे मैं देखो 1 2 3 4 5 6, तो 636.9 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 6 इसको हटा दो, 10⁻⁶ को गायब करूंगा तो ये पॉइंट मेरा शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर आएगा XC1 का जो कि आ जाएगा 636.9 ओम। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये थोड़ा सा मैं नीचे छोटा दिख रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, समझा ये चीज। XC1 का वैल्यू 636.9 ओम। वैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अगेन इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 2 × 3.14 इंटू 20 करो पहले, 3.14 इंटू 2 इंटू 20, ये किया मैंने 125.6 आया, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 5 किया, क्या आया 628 आया। ठीक है, क्या आया 628 आया बराबर। और कुछ बचा है, नहीं बचा है। 10⁻³ और 10⁻⁻6 कितना होगा 10⁻⁻3, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो गया, तो XC2 दैट इज नथिंग बट ऊपर आ जाएगा 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा क्या, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद 628। ठीक है, 628, तो 1/628 कर दो पहले, मतलब 1 को डिवाइड कर दो 628 के साथ, तो आपका आंसर आया 0.001। क्या आया 0.00159 ये इंटू 10⁻³ आया, इंटू 10⁻³ आया। अब मुझे पॉइंट शिफ्ट करना है, मतलब 3 नंबर के बाद पॉइंट डालूंगा, 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट डाल दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा XC2 का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है, देखो यहां पे ध्यान से 1 2 3, मतलब 1.59 के आसपास कुछ आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका XC2 का जो वैल्यू है इज इक्वल टू 1.592 ओहम। तो ये भी आपका आंसर आ गया। तो अब मैं क्रॉस चेक करूंगा, हमारा आंसर परफेक्ट आ गया। देखो 636.9 आ रहा है,
9.4 है, हमारा 9 आ रहा है, मतलब परफेक्ट है। और ये 1.592 आ रहा है हमारा, इनका 1.59 है, मतलब आंसर करेक्ट है। तो समवॉट वी हैड डन द राइट कैलकुलेशन बाय यूजिंग द कैलकुलेटर आई हैव डन, बिकॉज मेरे पास टाइम उतना नहीं है, मेरे को आपको फटाफट बताना है क्योंकि आपके पास भी कम समय है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेशन, जो भी आप लॉग एंटी लॉग यूज करते हो या फिर डायरेक्ट करते हो मल्टीप्लाई। मैं तो नहीं यूज करता था एंटी लॉग, मेरे को हार्ड लगता था, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता था जो कि मुझे ईजी बना के देता था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपके चैप्टर नंबर 14 से आएंगे। ये क्वेश्चन आया आपका चैप्टर नंबर 14 से, 13 वाला 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये आपका चैप्टर नंबर 14 से आएगा। तो इसको आप देखना है ध्यान से कि ये कैसे टाइप के क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन आप देखो स्क्रीन के ऊपर, जो कि आप देख पा रहे होंगे, इसका क्या है कंटेंट, क्वेश्चन क्या दिया, किस प्रकार दिया हुआ है, गिवन लिखो। तो गिवन जो है आपका, इसमें बोल रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका क्या दिया हुआ है यहां पे, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी दिया है इंसिडेंट फोटोन का। तो यानी कि ये आपका एचवी का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इसके अलावा वर्क फंक्शन दिया है दैट इज साई नॉट, आपको दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी निकालो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या है, फॉर्मूला क्या है मेरा, अगर मैं बात करूं तो ये मेरा फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है हमारा, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि हमारा जो ये आया दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इंसिडेंट फोटोन आया, यानी एचवी जो आया, इससे माइनस कर दो आपका वर्क फंक्शन। ठीक है, दैट इज साई नॉट। तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस 2.4 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 कितना होता है, 1.6 आ जाएगा, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि आपका आंसर जो आ रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, ये आपका आंसर आ रहा है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मुझे लग रहा है यहां तक बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो ट्रस्ट में कितना इजी टाइप का एग्जांपल है, और ऐसे आप देख सकते हो आंसर भी हमने करेक्ट निकाला हुआ है 1.6। तो ऐसे एग्जांपल्स आएंगे 1 मार्क्स की कैटेगरी में, तो जरूर से इसको जितना हो सके सॉल्व करने की कोशिश करना दोस्तों। बस मैं यही फटाफट कराने की कोशिश कर रहा हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लाया हूं। क्या क्वेश्चन है इसको समझते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। हम लोग को क्या निकालना है, फोटोन एनर्जी जो है उसको निकालना है। तो यहां पे आपको दिया हुआ है मोमेंटम। मोमेंटम किसको बोलते हैं, पी को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दैट इज पी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻16 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या दिया है, मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे मोमेंटम सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है, मेरे पास ई का वैल्यू है, मतलब दैट इज ई का वैल्यू नहीं है, ये आंसर आपको दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना क्या है भाई, एनर्जी। तो एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला होता है, वी नो द फॉर्मूला। अगर आप देखोगे हमारे पास फोटोन मोमेंटम का फॉर्मूला है, वी नो फोटोन मोमेंटम फॉर्मूला। आपको याद होगा फोटोन मोमेंटम पढ़ाया हुआ इस चैप्टर में, वी नो फोटोन मोमेंटम फॉर्मूला। तो फोटोन मोमेंटम फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट, पीसी। याद है, E इज इक्वल टू पीसी मेरा फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा। तो मैं क्या डालूंगा इसमें, E का वैल्यू डालूंगा, P मेरा क्या है, दैट इज मोमेंटम इज गिवन इज 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, करेक्ट है। लेकिन यहां पे हमको सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मुझे बताओ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो सेंटीमीटर मतलब और 2 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे तो यूनिट नहीं लिखेंगे, लेकिन इधर आप लिख सकते हो कि भाई एक्स्ट्रा हमको सी का वैल्यू जो है गिवन तो नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है कि 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन मार लेंगे जो कि इजी है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 10⁻16 और 10, तो 16 - 10 होता है कितना, -6, -16 + 10 -6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻6, ठीक है, जो कि आ रहा है। और ऑब्वियसली एनर्जी है अर्ग आ जाएगा, ERG, दैट इज द फाइनल आंसर। देखो करेक्ट आ रहा है, 6 इंटू 10⁻6 और -6 अर्ग जो है ये आपका आंसर आ गया। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं आप लोगों को तो ट्रस्ट मी ये जरूर से आपको हेल्प करेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं फास्ट कराने के लिए, लगभग आधे घंटे के अंदर आपके 8, 9, 10 न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और आप इसको लगभग आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आप इसको प्रैक्टिस करके ले लेना। ये फॉर्मूले, ये चीजें ये आपको अगर ध्यान में रहेगी तो ट्रस्ट में आपको ये सब चीजें बहुत ईजी लग रही होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले टाइप के एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। क्या बोल रहा है अगला एग्जाम्पल, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। ठीक है, तो आपको वोल्ट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 120 वोल्ट का। ठीक है, फाइंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको क्या निकालना है दोस्तों, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, जिसको हम लोग नॉर्मली सिंबल से, लैम्बडा सिंबल से ही डिनोट करते हैं। वेवलेंथ जब भी आया लैम्बडा सिंबल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला आ रहा है, जब डी ब्रोगली वेवलेंथ का जब हम नाम सुनते हैं और आपको जब वोल्ट दिया होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है, तो हम लोग को एक चीज माइंड में, एक फॉर्मूला क्लिक होता है कि वी नो वन फॉर्मूला हियर।
एक फॉर्मूला है कि जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ है दैट इज लैम्बडा जो होता है वो होता है एक वैल्यू था 1.228 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है वैसे, पर आपको ये एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, हिंट आपको देके नहीं रखा होगा, हिंट यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में दे रखा था, तो ये आप लोग इसको डालो वैल्यू को और सॉल्व कर दो। देखो लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट 1.228, माफ करना ये मैंने 1 गलती से लिख दिया यहाँ पे, तो हटाओ, 1.228 होता है डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वी यानी कि अंडर रूट ऑफ 120। अब इसको आप कैलकुलेट करो, देखो आप बच्चे यहाँ पे आप एंटी लॉग लॉग लगाओगे अंडर रूट ऑफ 120 निकालने के लिए, लेकिन मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट मतलब क्या है कि जब मैं 12th में था ना तो मुझे पर्सनली लॉग एंटी लॉग यूज करना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं डायरेक्ट करता था। हो सकता है थोड़े हाफ मार्क्स वगैरह का फर्क पड़े, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप लॉग एंटी लॉग यूज नहीं करोगे। तो मुझे बताओ 120 का रूट कैसे निकालोगे, 120 का रूट कैसे निकालोगे? मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले कोई भी नंबर का रूट निकालना है तो उसके करीब के परफेक्ट स्क्वायर का देखो। अब 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 11 का, तो हमारा आंसर 11 तो आएगा ही क्योंकि 121 11 का स्क्वायर है, और ये 122 है मतलब उससे एक ज्यादा है, तो समथिंग 11 पॉइंट मुझे लगता है 01 के आसपास रहेगा। तो 11.01 हम एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि 11.01 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि लैम्बडा जो है इसका वैल्यू जो है वो क्या है 1.228 डिवाइड बाय इसका हमने रूट 120 का वैल्यू मान लिया, लेट सपोज 11.01। अब मैं इसको डिवाइड करके देखता हूं आपके सामने, देखो कैलकुलेटर ले रहा हूं और आपके सामने मैं डिवाइड कर रहा हूं। देखो देखो ध्यान से बच्चा, देखो क्या ये 1.228 डिवाइड बाय 11.01 कितना आ रहा है? 0.111 आ रहा है। हमारा आंसर कितना है? 0.112। कितना फर्क है? 0.1 का, चल जाएगा उतना काम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया 0.111। ठीक है, दैट इज नथिंग बट हमारा लैम्बडा है, तो हम लोग इसके हिसाब से यूनिट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग नैनोमीटर लिखेंगे यूनिट। तो लैम्बडा हमारा वैल्यू यानी कि जो डी ब्रोगली का वेवलेंथ है जो हमेशा हम लोग नैनोमीटर में ही लेंगे, तो इसका वैल्यू आ गया 0.11। हमारा मतलब मेन आंसर तो दिया हुआ है 0.112, लेकिन हमारा आंसर 0.111 आया, तो इट इज वेरी लाइक क्लोजेस्ट वैल्यू वी कैन से, तो मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टन रेडियोएक्टिव स्पीसीज, मतलब ये जो अगर आप देखोगे तो आपका ये चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमने 2 चैप्टर कवर करा लिए, चैप्टर नंबर 13 और 14। अब ये चैप्टर नंबर 15 का समय देखो क्या बोल रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टन रेडियोएक्टिव स्पीसीज। हाफ लाइफ मतलब क्या है? उसके लाइफ यानी टाइम पीरियड का हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका गिवन हम लोग लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट, अगर आप देखो तो गिवन में आपको हाफ लाइफ दिया है, मतलब जो टाइम पीरियड है उसका आधा, तो टाइम पीरियड हाफ दैट इज 6 सर्टेन रेडियोएक्टिव स्पीसीज इज 6.93 इंटू 10⁵ सेकेंड्स आपको दिया हुआ है। आपको बोल रहा है व्हाट इज द डीके कांस्टेंट, तो आपको यहां पे डीके कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो डीके कांस्टेंट को भी हम लैम्बडा से ही डिनोट करते हैं। तो डीके कांस्टेंट जो हम लोग को कैलकुलेट करना है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट लैम्बडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको एक फॉर्मूला अगर याद आ रहा होगा, बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज वी नो अ फॉर्मूला दैट इज डीके कांस्टेंट लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693, ठीक है, 0.693 डिवाइड बाय क्या था यार, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय द टाइम जो भी दिया हुआ है, दैट इज हाफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू अगर हम डालेंगे तो 0.693 होता है, और यहां पे हाफ टाइम कितना दिया हुआ है, देखो ये हाफ टाइम दिया हुआ है 6.93 दिया हुआ है आपको। ठीक है, 6.93 इंटू 10⁵ आपको दिया हुआ है। ठीक है, 6.93 इंटू 10⁵ दिया। अब अगर यहां पे अगर आप देख रहे हो, यहां पे आप ध्यान देना कि ये 0.693 है, ये 6.93 है, 6.93 है। तो अगर मैं ऊपर सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करूं, बैलेंस करने के लिए नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 6.93, ये हो जाएगा 6.93 होल डिवाइडेड बाय ये 10⁵ था, और ये एक और 10 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 10⁶ हो जाएगा, और नीचे भी 6.93 तो पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय ये 10⁶ हो गया। ठीक है, समझा ये कैसे हुआ? ये क्या हो गया, ये हो गया 10⁶। अगर आप देखोगे 6.93 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ बच रहा है हमारा 1/10⁶। 10⁶ को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻⁶। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻3। और ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हमारा डीके कांस्टेंट, टाइम डीके कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो सेकंड में ही आएगा। तो 10⁻6 सेकंड, देखो आंसर परफेक्ट आ रहा है, देखो 10⁻6 सेकंड। तो कितना इजी तरीके से हमने ये आंसर भी निकाल दिया, जो कि बहुत इजी है। और सपोज दोस्तों यार ऐसे एग्जांपल्स हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ट्रस्ट मी आप लोग जरूर से सॉल्व कर पाओगे और अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है बच्चे? आगे बढ़ जाएं, और 1-2 एग्जांपल है, ज्यादा नहीं है, फिर हम लोग कंप्लीट कर देंगे इसको। चलो, ये हो गया आपका
चैप्टर नंबर 14 का पहला एग्जांपल। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 6.63 दिया हुआ है, तो मोमेंटम आपका दिया हुआ है, गिवन लिख दो सबसे पहले। लीनियर मोमेंटम आपको दिया हुआ है, पी का वैल्यू, मोमेंटम का वैल्यू कितना दिया है 6.63 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, अगेन यहां पे डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लैम्डा निकालना है आपको, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ठीक है, क्या निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है। तो अगेन हमको एक फॉर्मूला पता है दोस्तों, जो कभी भी अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हो, जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल लिखा था यहां पे, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का सॉल्व किया था, तो अगर आपको यहां पे पोटेंशियल दिया हुआ है, अपना वोल्टेज दिया हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए 1.228 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वी। तो ये मेरा एक फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको मान लो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको मोमेंटम दिया हुआ है, तो मोमेंटम के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय द मोमेंटम, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट आप जानते ही हो, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, डिवाइड बाय द मोमेंटम विच इज गिवन हियर 6.63, ये आपको दिया हुआ है, करेक्ट, ये आपको दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे सेम है, 6.63 6.363 कैंसल, तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज इक्वल टू, ये हमारा क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 10⁻34 बचा, ठीक है। और ये किसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया, केजी मीटर पर सेकंड दिया है, तो ये भी आंसर मीटर में ही आएगा, दैट इज आंसर इज लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻34 मीटर। कितना इजी था। अब आप बोलो 1 या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा तो आप क्या आसानी से कर नहीं पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी जितना हो सके आपको सॉल्व करते रहना है बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल। देखो गिवन समझो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है ध्यान देना, क्या बोल रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर्स ऑर्बिट। बोर का कौन सा ऑर्बिट है भाई, थर्ड ऑर्बिट है, लिख दो यार, बोर का थर्ड ऑर्बिट है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे एन का वैल्यू 3 है, ठीक है। आपको एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, दैट इज एल का वैल्यू दिया हुआ है 3.165 इंटू 10⁻34 आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो ये आपका एल का वैल्यू जो है, मतलब L3 आएगा, ऑब्वियसली थर्ड ऑर्बिट है, तो आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, 10⁻34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब एच का जो वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम लोग एच बोलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि हम लोग को जब भी फ्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आएगा, तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं जो रिलेट करता है फ्लैंक्स कांस्टेंट से, जो कि है h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई द एंगुलर मोमेंटम, जो भी ऑर्बिट में हो रहा होगा, डिवाइड बाय द जो ऑर्बिट में है वो, ठीक है। तो चलो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट ऑन करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 हो जाएगा पाई का वैल्यू, ठीक है। दैट इज एंगुलर जो मोमेंटम है थर्ड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, थर्ड बोर ऑर्बिट का जो हाइड्रोजन एटम का है, वो कितना दिया है 3.165 दिया हुआ है, डाल दो इंटू 10⁻34 डाल दिया, नीचे डिवाइड करके आएगा आपका n का वैल्यू जो कि है 3। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा आपके सामने, देखो, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू मुझे पता है, आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34 आना चाहिए, समवट उसके बराबर भी आ गया, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा आंसर जो है दोस्तों वो करेक्ट है। तो चलो चेकआउट करते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे h का जो वैल्यू है, थोड़ा नीचे ले लेता हूं, h का जो वैल्यू है क्या आ रहा है, देखो देखो, अगर आप देखो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, नहीं 2 इंटू 3 पॉइंट। अब मैं क्या करता हूं, पता है क्या करता हूं, सबसे पहले तो एक काम ये कर सकता हूं, ये पूरे जो नंबर्स दिख रहे हैं 3.14 3.165 और 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं कैलकुलेटर कर रहा हूं, कैलकुलेटर ले रहा हूं, आप लोग अपने नोटबुक में मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर जैसा आपको लॉग यूज करके करना है वैसा कर सकते हो। देखो मैं क्या करूंगा, 2 को 3.14 से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3.165 के साथ, तो हमें मिला 19.876, क्या मिला 19.876, और ये डिवाइड करना है 3 के साथ, और ये 10⁻34 अकेला रहेगा वहां पे साइड में, जिसको मैंने अकेला साइड में रख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस 19.876 को 3 से डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय 3, तो हमारा आया 6.625, 6.625 आया। तो हमारा आंसर क्या आया, h इज इक्वल टू 6.625, और ये 10⁻34 आया इंटू 10⁻34। अगर आप देखोगे तो 6.625 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, 6.625 है, 5 के बाद कोई भी नंबर को हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं, तो 6.625 को मैं 6.63 भी लिख सकता हूं इंटू 10⁻3
34 और ऑब्वियसली यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है तो जूल सेकंड में हमारा ये हो जाएगा यूनिट। तो H इज इक्वल टू यानी प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जो है ये हमारा आंसर जो है परफेक्टली आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि ये हमारा जो आंसर है उससे मैच भी कर रहा है। तो 6.625 आप लिखे होगे तो भी मार्क्स मिलेगा क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू 6.6। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 15 का भी न्यूमेरिकल जो हमने 3 न्यूमेरिकल करा दिया, 1 से 2 मार्क्स के लिए कैटेगरी में पूछेगा। एक आखिरी न्यूमेरिकल है, अब आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर में चैप्टर नंबर 16 है ये आपका चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर है। तो मैं आपको हमेशा बोल चुका हूं कि चैप्टर नंबर 16 में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आपको देखने मिल जाए, तो इसको भी जरूर से समझ के ले लेते हैं। वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर मैंने वीडियो बना दिए हैं, 7 8 9 10 एग्जांपल मैंने ले लिए हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें से ही आने के चांसेस ज्यादातर मुझे लग रहे हैं, तो आप एक बार प्रैक्टिस उसको भी कर लेना। चलिए अब इसका हम लोग गिवन लिखेंगे, क्या क्या चीजें दी हुई है पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो गिवन आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप देखोगे यहां पे आप ध्यान दोगे तो आपको दिया हुआ है दैट इज एक ट्रांजिस्टर है, उसके लिए यहां पे कलेक्टर का, ठीक है, यहां पे कलेक्टर का करंट दिया हुआ है आईसी दैट इज 15 मिली एंपियर, बेस का करंट दिया हुआ है आईबी दैट इज 0.5 मिली एंपियर, ये आपको दिया हुआ है ट्रांजिस्टर के अंदर। आपको बोल रहा है व्हाट इज द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, दिया हुआ है वैसे तो आपके स्क्रीन के ऊपर, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, लेकिन हम जानते हैं एक फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है बीटा इज इक्वल टू वो होता है कलेक्टर का करंट अपॉन बेस का करंट। डाल दो वैल्यू, आईसी इज 15 एंपियर अपॉन बेस इज 0.5 एंपियर बराबर। तो क्या हो जाएगा 15 का आधा, ठीक है ना, 15 का आधा मतलब डबल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 30 हमारा आंसर आ गया। आंसर इज 30 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन था, जो हाफ एन आवर का सेशन था, जिसमें लगभग हमने 10 एग्जांपल्स करा दिए हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16 में से थे, तो उम्मीद करता हूं इसमें से ही कोई पूछ ले। अगर पूछेगा तो यार मेरे लिए भी बहुत लक साबित होगा, क्योंकि यार मैंने सिर्फ नजर डाला और जो मुझे लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है या फिर इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो अगर पूछ लेगा तो ये जरूर से मेरे लिए भी अच्छा होगा और कहीं ना कहीं आप लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना और शेयर करना अपने जितने भी 12th के जो फिजिक्स एग्जाम देने वाले आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, हर एक के ग्रुप में ये वीडियो पहुंचा दो। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।